की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, बाग के सूखे पेड़ पर बैठी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में हलचल हुई। पत्तियों के झरोके से रोशनी अंदर आई और टुनटुनी ने अपनी छोटी आंखें खोली। ओहो, एक और सुबह, लेकिन मेरे सपने आज भी अधूरे हैं। हर कोई कहता है कि मैं साधारण हूँ, मेरी आवाज पतली है, मेरे पंख बेरंग है। क्या कोई मुझे कभी सुंदर कहेगा? उसका घोंसला बहुत पुराना था, सूखे तिनकों को चुराए हुए रेशमी धागों से बना, लेकिन उसमें एक अपनापन था। वो बाहर निकली और बगीचे की ओर उड़ चली। बगीचे में फूल खिले थे। माली चाचा अपने पुराने फावड़े के साथ मिट्टी खोद रहे थे। उनके बाल सफेद थे, लेकिन आँखों में बचपन जैसा अपनापन। माली चाचा, अरे मेरी प्यारी टुनटुनी, कैसी है बेटा? आज फिर ताजे फूलों की तलाश में आई है क्या? चाचा, क्या आपके पास मेरे लिए खास फूल है? ऐसा फूल जो मुझे थोड़ी सी सुंदरता दे सके। सब कहते हैं मैं बस साधारण सी चिड़िया हूँ। मैं भी एक दिन खुद पर गर्व करना चाहती हूँ। माली चाचा थोड़ी देर सोचते रहे, फिर झाड़ियों के पीछे गए और एक चमकता हुआ गुलाबी गुलाब लेकर टुनटुनी की चोंच में रख दिया। ये कोई आम फूल नहीं टुनटुनी, ये एक जादुई गुलाब है। लेकिन याद रखना, ये फूल केवल उन्हें अपना जादू दिखाता है जिनका दिल सच्चा हो, जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हो। टुनटुनी की आंखों में चमक आ गई। उसने आदर से सर झुकाया, फूल लेकर उड़ चली। जैसे ही टुनटुनी ने गुलाब को अपनी चोंच से लगाया, उसकी दहर पर रोशनी की लहर दौड़ गई। एक झिलमिलाता फूलों से बना लहंगा उसके चारों ओर प्रकट हो गया। उसकी पूंछ पे गुलाबी रेशमी धागों की झालर थी और पंखों के किनारे पर सुनहरा कढ़ाईदार किनारा। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या क्या मैं वही टुनटुनी हूँ जो कल तक खुद को देखना नहीं चाहती थी? लेकिन ये तो सपना है। इस जादुई गुलाब के फूल लहंगे ने तो मेरी काया ही पलट दी। उसने खुद को झील के पानी में देखा और उसके चेहरे पर आंसू आ गए। ये सिर्फ एक लहंगा नहीं है, ये मेरे अंदर की आत्मा की चमक है। मैं सुंदर थी, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। अब ये जादू मुझे मेरा ही रूप दिखा रहा है। बगीचे में जल्दी ही शोर मच गया। ये टुनटुनी है, इतनी सुंदर, इतनी चमकीली। जरूर किसी ने इसे राजा की राजकुमारी बना दिया है। तुम्हारा लहंगा तो बादलों के रंग बदलने जैसा है। ये कौन सा फूल है टुनटुनी? ये सिर्फ एक गुलाब है, लेकिन असली जादू फूल में नहीं, दिल में है। मैं तो वही टुनटुनी हूँ जो हर दिन मेहनत करती थी, अपने घोंसले में अकेली गुनगुनाती थी, लेकिन आज मैंने खुद को पहचाना है। अचानक तेज हवा चली और आकाश में काले बादल छा गए। बगीचे में जंगली बिलाव घुस आया। सब पक्षी डर के मारे छुप गए। टुनटुनी ने देखा कि बिलाव छोटे बच्चों की ओर बढ़ रहा है। अब अगर मैं डर जाऊँ तो ये लहंगा व्यर्थ है, मुझे कुछ करना होगा। वो फौरन उड़कर बिल्ली की आंखों के सामने आ गई और अपने चमकीले लहंगे की रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया दी। बिल्लू बिल्ला डरकर भाग गया। देखा, यही असली सुंदरता है जो दूसरों की रक्षा में दिखाई दे। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें वही समझेगी, लेकिन अगर तुम अपने दिल को बड़ा रखोगे तो सबसे सुंदर चीजें भी तुम्हारे पास आएंगी। और हाँ, सुंदरता लहंगे से नहीं, कर्मों से आती है। एक सुबह बगीचे में सूरज की हल्की किरणों के साथ टुनटुनी अपनी नई सोच के साथ जागी। लहंगा अब उसके लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो एक प्रतीक था उसके आत्मसम्मान का, उसकी पहचान का। अब बगीचे की सीमाएं छोटी लगने लगी है। अगर इस लहंगे ने मुझे मेरी असली ताकत दिखाई है, तो शायद मैं औरों को भी उनकी पहचान दिला सकती हूँ। शायद राजमहल तक उड़ जाऊँ और रानी को दिखाऊं कि एक छोटी सी चिड़िया भी बड़े सपने देख सकती है। टुनटुनी निकल पड़ी एक लंबी यात्रा पर। रास्ते में कई छोटे छोटे जंगल आए, पेड़ों की कतारें और नए पक्षी। एक जगह उसे घायल कबूतर मिला। मुझे कोई देखने नहीं आता। मैं बेकार हो गया हूँ, उड़ नहीं सकता। मेरे पंख टूट गए हैं। कबूतर भैया, पंख टूट जाए तो हिम्मत पंख को बना लेना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए दवा लाऊंगी और जब तक तुम ठीक नहीं होते, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करूंगी ताकि तुम भूल जाओ कि तुम जमीन पर हो।
टुनटुनी ने फूलों की पंखुड़ियों से मरहम बनाया, कबूतर की देखभाल की। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। तुम तो सच में राजसी आत्मा वाली चिड़िया हो टुनटुनी। तुम्हारा लहंगा नहीं, दिल भी चमकदार है। राजमहल ऊंचा था, सोने की मीनारें, झीलें और रंग बिरंगे पक्षी, पर किसी ने टुनटुनी जैसी साधारण चिड़िया को वहाँ कभी देखा नहीं था। इस छोटी चिड़िया को देखो, लहंगा पहनकर रानी से मिलने आई है। किसने बुलाया इसे? मुझे किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन जब मन सच्चा हो तो रास्ता खुद ही बन जाता है। मैं रानी से संदेश लेकर आई हूँ। छोटे दिलों में भी बड़े सपने पल सकते हैं। राजरानी एक सुंदर मोरनी थी जो हमेशा उदास रहती थी। टुनटुनी, तुमने मुझे बचपन की याद दिला दी। मैं भी एक समय आम पक्षी थी, लेकिन रात से जीवन ने मुझे मेरी पहचान से दूर कर दिया। तुमने अपने साहस से मुझे मेरी सादगी वापस दिलाई है। रानी माँ, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ के बच्चों को सिखा सकती हूँ प्यार, आत्मविश्वास और उड़ने का हुनर। रानी मुस्कुराई। उसने आदेश दिया, टुनटुनी अब महल की उड़ान गुरु होगी। अब टुनटुनी पूरे जंगल और महल में जानी जाती थी। हर पक्षी उसे सुनने आता था। लहंगा तो बदल जाएगा, पर जो रोशनी मन में है वही सच्चा श्रृंगार है। और कभी मत भूलना, उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। टुनटुनी अब सिर्फ ना एक सुंदर चिड़िया थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी उस हर बच्चे के लिए जिसने कभी खुद को कमतर समझा था। उस जादुई गुलाब लहंगे ने उसकी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, असली सुंदरता आत्मविश्वास और दिल की अच्छाई में होती है। सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं एक दिन जरूर रंग लाती है। खुद पर विश्वास रखो। हर टुनटुनी के पास एक जादुई लहंगा है, बस पहचानने की देर है। बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में कई पक्षी रहा करते थे। एक दिन उसी जंगल में रहने वाला कालू कौआ और उसकी पत्नी सुंदरी आपस में बातें कर रही थे। कालू जी, मैं कहती हूँ बारिश का मौसम आने ही वाला है, क्यों न हम अपने घर की मरम्मत कर ले। पिछली बारिश में आपने आलस की वजह से अपना घोंसला नहीं बनाया था, वो तो शुक्रिया अदा करो। अपना घोंसला कैसे टूटकर पानी में बह गया था और हम डूबते डूबते बचे थे। अरे मेरी प्यारी पत्नी जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कल भोजन लेने गया था, तब मैंने देखा जंगल के पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। उन्हें देखकर मेरे दिमाग में एक विचार आया है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67 + 89 + 88 कितने होते हैं? किया जी बताओ। उनका घर जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो हम जिस पक्षी का घर सबसे मजबूत होगा वो घर उस पक्षी से छीन लेंगे। वाह जी वाह, आपके दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। फिर दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। समय गुजरने लगता है। सभी पक्षियों ने अपना अपना घोंसला तैयार कर लिया था, सिवाय उन दोनों के। एक दिन जब टुनटुनी नदी पर पानी पी रही थी, तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है। और टुनटुनी चिड़िया, क्या तुमने अपना घर बना लिया? हाँ हाँ सुंदरी बहन, मैंने अपना घर मिट्टी का बनाया है। अब हम लोगों को बारिश में रहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सुंदरी बहन, आपने और कालू भैया ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। हाँ बनाएंगे हम भी जल्द ही। मैंने सुना है जंगल में किसी भी समय बारिश हो सकती है। आप भी अपने घोंसले की जल्द से जल्द मरम्मत कर ले। ठीक है। अच्छा सुंदरी बहन, अब मैं चलती हूँ। बारिश का कोई भरोसा नहीं। टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी के साथ वहाँ से चली जाती है। शाम होते होते आकाश में काले काले बादल फिर आते हैं और बारिश हो जाती है। कालू और सुंदरी अपने लिए मजबूत घर ढूंढने लगते हैं। तभी कालू चिल्लाता है, मिल गया, मजबूत घर हमें मिल गया। वो देखो टुनटुनी का घर, चलो हम उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। कालू को और सुंदरी कौवी टुनटुनी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। टुनटुनी जल्दी खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम दोनों भीग रहे हैं। टुनटुनी जल्दी खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम दोनों भीग रहे हैं। काफी देर हो जाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। सुंदरी, हम कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं पर कोई खोलता ही नहीं। लगता है टुनटुनी घर में नहीं है। फिर दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद करके सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद टुनटुनी अपनी बेटी के साथ घर आती है।
अरे ये दरवाजा तो बंद है, किसने इसे बंद कर दिया? कोई है? जल्दी दरवाजा खोलो, मेरे घर के अंदर कौन है? टुनटुनी चिड़िया, तुम कहीं और जाओ, हम दोनों आराम कर रहे हैं, बाद में आना। भैया भाभी, आप मेरे घर में दरवाजा बंद करके क्या कर रही हो? बाहर बारिश बहुत तेज है और मेरी बेटी सुनहरी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है। मैं तो दवा लेने गई थी और आप लोग अंदर आ गए। भगवान के लिए जल्दी से दरवाजा खोलिए। अरे सुंदरी भाभी, डॉक्टर ने सुनहरी को बारिश में भीगने से मना किया है। मेरी पत्नी ने कहा ना कि यहाँ से जाओ, तो जाओ यहाँ से, अब ये घर हमारा है। कालू भैया, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। खुद तो अपना घर बनाते नहीं और दूसरों का बना बनाया घर हड़प लेते हो। भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। फिर टुनटुनी बारिश में अपनी बेटी को लेकर लूसी कबूतरी के घर जाती है। उसका घर मिट्टी से बना हुआ था। आधी रात होते ही तेज बारिश में टुनटुनी के घर के आसपास चील मंडराने लगते हैं। वो मौका पाते उस मिट्टी के घर पर हमला कर देते हैं और उस घर को नीचे गिरा देते हैं, जिसमें दबकर कालू सुंदरी की मौत हो जाती है। अरे वाह, ताजा कौवे का मांस बारिश में भूनकर खाने में मजा ही अलग आएगा। वो उन दोनों को भूनकर खाने लगते हैं। कई दिनों बाद जब बारिश रुकती है तो टुनटुनी गीली मिट्टी से घने पेड़ के अंदर फिर से अपना मिट्टी का घर बनाती है और खुशी खुशी रहने लगती। कश्मीर में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। शादी के कई साल बीत चुके थे, पर टुनटुनी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। कालू कौआ एक किसान था। वो अपने छोटे से खेत में खेती किया करता था, लेकिन ज्यादा रासायनिक खाद डालने की वजह से उसका खेत बंजर हो गया था। एक दिन टुनटुनी अपने पति कालू कौए से कहती है, कालू जी, मैं कब से कह रही हूँ, आप इस बंजर जमीन को बेच दीजिए और कोई दूसरा खेत खरीद लीजिए। इस खेत में अब कुछ भी नहीं उपजेगा। पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहे हो, पर अनाज का एक भी दाना नहीं उपज हुआ। समझदारी इसी में है कि हम ये खेत बेच दें। भाग्यवान, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? ये सिर्फ एक खेत का टुकड़ा नहीं, ये मेरा बेटा है। जब तक इसमें फसल उपज रहा था, हम इसकी देखभाल करते थे। अब जब ये बंजर हो गया तो मैं इसे कैसे बेच दूं? ये मुझसे नहीं होगा। देखना, एक दिन इसी खेत में फिर से हमें अच्छी फसल मिलेगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 99 - 1 कितने होते हैं। अब तुम अपने मन की करते हो जी, तुम्हारे मन में आएगा वही करोगी। खैर छोड़ो, घर चलो, काफी देर हो गई है। इस तरह कई दिन गुजर गए। कालू रोज अपने बंजर खेत पर जाता और उसे खेती लायक बनाने की कोशिश करता। एक दिन जब वो घर आता है तो देखता है कि टुनटुनी बिस्तर पर पड़ी थी। ऐसे क्यों बिस्तर पर पड़ी हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं जी, आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने अभी तक भोजन भी नहीं बनाया है। काश मेरी कोई बेटी होती तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो बना दिया करती। पता नहीं कब मेरी तबीयत ठीक होगी, तब तक तुम्हें और मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम सुंदरी के पास चले जाओ और उससे कहकर घर के काम करने को बोल देना। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, वो घर आकर घर के काम कर दिया करेगी और रोटी भी बना दिया करेगी। कालू कौवा सुंदरी कौवी के पास जाता है। सुंदरी कौवी मालदार पक्षियों के घरों में काम किया करती थी। सुंदरी बहन, अरे ओ सुंदरी बहन, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, उसने आपको घर का काम करने को बोला है। कालू भैया, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। कल जंगल में एक अनाथ चिड़िया आई है, बेचारी को काम की जरूरत है, उसे आपके घर भेज देती हूँ। अगले दिन सुंदरी चिड़िया से कहती है, पिंकी चिड़िया, ओ पिंकी चिड़िया, तू कालू अंकल के साथ उनके घर चली जा और उनके घर का काम कर देना। इस तरह पिंकी चिड़िया कालू कौवे के घर में काम करने लगी। अचानक एक दिन तेज बारिश होने लगती है और खेत में पानी लग जाता है। खेत से पानी जब पूरी तरह से निकल जाता है, तब कालू टुनटुनी से कहता है, अरे मैं सोच रहा हूँ अपने खेत में किसी सब्जी का बीज बो दूं।
पास ही में खड़ी पिंकी कालू से कहती है, कालू अंकल, जब मैं कल बाजार सब्जी लेने गई थी तब वहाँ सब्जी वाले बात कर रहे थे, इस बार बैंगन की अच्छी आमदनी होगी। आप ऐसा करें, अपने खेत में बैंगन के बीज बो दें। अरे तूने तो बहुत अच्छी बात बताई है। मैं आज ही जाकर बाजार से अच्छे किस्म के बैंगन के बीज लेकर आता हूँ। कालू कौवा अगले दिन बाजार से बैंगन के बीज खरीद कर लाता है और पिंकी के साथ मिलकर अपने खेत में बैंगन के बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में उसके खेत में बड़े बड़े बैंगन लग जाते हैं। कालू उन बैंगन को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है। पैसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सुनते हो जी, मेरे दिमाग में विचार आया है, क्यों न हम पिंकी को गोद ले लें। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं और इस अनाथ को भी घर मिल जाएगा। इस तरह टुनटुनी और कालू कौवा पिंकी चिड़िया को गोद ले लेते हैं और बैंगन की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। सवेरे सवेरे टुनटुनी चिड़िया लेमन सोडा का ठेला लेकर उसे बेचने निकल जाती है। लेमन सोडा ले लो, लेमन सोडा, खट्टा मीठा सोडा ले लो, ठंडा ठंडा लेमन सोडा ले लो। अरे ओ मीठी चिंकी पिंकी गोलू मोलू, सब आओ। दीदी, मुझे खट्टा मीठा लेमन सोडा देना। दे दे, मुझे भी एक ठंडा लेमन सोडा देना। अली वाह, मजा आ गया लेमन सोडा पीकर। ठंडा ठंडा लेमन सोडा पीकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सुंदरी कौवी भी टुनटुनी को आवाज लगाती है, अरे ओ लेमन सोडा वाली, जरा इधर तो आना, कितने का लेमन सोडा दे रही हो? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 35 into 1 कितने होते हैं। काकी, बहुत सस्ता है, सिर्फ 5 रुपए में गिलास दे रही हूँ। बोलो कितने गिलास दे दो। अरे तुम लेमन सोडा बेच रही हो या सोना? बहुत महंगा है तुम्हारा लेमन सोडा। ऐसा क्या खास है इस लेमन सोडा में? अरे दीदी, तुम तो रहने ही दो, मैं तो दीनू लाला कौवे की दुकान से लेमन सोडा की बोतल लेकर पी लूंगी। बेचारा बहुत सस्ते में सोडा पानी बेचता है, सिर्फ 2 रुपए की एक बोतल। टुनटुनी उसकी खरी खोटी सुनकर वहाँ से अपना लेमन सोडा का ठेला लेकर चली जाती है। लेमन सोडा ले लो, लेमन सोडा, खट्टा मीठा सोडा ले लो, ठंडा ठंडा लेमन सोडा ले लो। पहले टुनटुनी के पिता लेमन सोडा बेचा करते थे, पर एक दिन चीलों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। जब वो लेमन सोडा बेचने के लिए ठेला बाजार ले जा रही थी, चीलों के इस हमले में टुन्नू पूरी तरह घायल होकर बिस्तर पर पड़ गया था। तब घर चलाने के लिए टुनटुनी ने लेमन सोडा बेचना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया ने गलियों में घूम घूम कर लेमन सोडा बेचा करती थी। एक दिन जब टुनटुनी लेमन सोडा बेच रही थी, तब अगले दिन कोई भी पक्षी उसका लेमन सोडा खरीदने नहीं आया। अरे गोलू, क्या बात है, आज किसी ने लेमन सोडा नहीं खरीदा? हाँ दीदी, अब हम लोग आपका सोडा पानी नहीं पियेंगे। क्यों, क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मना किया है मेरा लेमन सोडा पीने से? नहीं दीदी, आपका लेमन सोडा बहुत महंगा होता है, इसलिए आज से हम लोग लाल अंकल की सस्ता 2 रुपए वाली लेमन सोडा की बोतल पियेंगे। आपको पता है, लाल अंकल के पास लेमन सोडा के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। टुनटुनी दिन भर लेमन सोडा का ठेला लेकर घूमती रही, पर किसी ने उसका सोडा पानी नहीं खरीदा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो 1 भी रुपए की लेमन सोडे की बिक्री नहीं हुई। पिताजी की दवा कैसे खरीदूंगी? उदास मन से टुनटुनी घर लौटती है। उसे उदास देखकर टुन्नू उससे पूछता है, क्या बात है बिटिया, जब से तू लेमन सोडा बेचकर घर आई है, बहुत चुप है, कोई बात है क्या? मुझे बता। अपने पिता के मुंह से इतना सुनते ही टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, आज 1 भी गिलास लेमन सोडा नहीं बिका, मुझे माफ कर देना। आज मैं आपकी दवा नहीं ला सकी। बाजार में एक नई लेमन सोडा की दुकान खुल गई है, सभी पक्षी उसी दुकान की लेमन सोडा की बोतल पीने लगे हैं। अब क्या होगा? तू घबरा मत बेटी। पिताजी, इसी तरह चलता रहा तो घर का खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा।
तू चिंता मत कर मेरी बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। जब ऊपर वाले ने हमें मुंह दिया है तो आहार भी वही देगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन टुनटुनी को पता चलता है कि तीनू लाल को पुलिस पकड़ कर ले गई। टुनटुनी दीदी, ओ टुनटुनी दीदी, आपको पता है वो तीनों अंकल को पुलिस पकड़ कर ले गई, क्योंकि वो अंकल लेमन सोडा में रंग और स्वाद के लिए उसमें नकली और खतरनाक केमिकल का प्रयोग करते थे, जिसे पीकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई। कल से लूसी और गोलू की भी तबीयत खराब है। आज से हम लोग आपके लेमन सोडा के सिवा किसी और का लेमन सोडा नहीं पियेंगे। ये लो 5 रुपए और मुझे खट्टा मीठा सोडा देना। उस दिन टुनटुनी का सारा लेमन सोडा शिकंजी बिक जाता है। वो बहुत खुश थी। इस तरह गर्मी में लेमन सोडा बेचकर टुनटुनी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया का परिवार रहता था। टुनटुनी चिड़िया उसके पति बंटी कबूतर का आम का बगीचा था। वो दिन भर अपने आम के बगीचे में काम करते। गर्मी के दिन थे और आम के पेड़ों पर बहुत सारे आम लग गए थे। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, ऐसा कब तक चलेगा पिंकी के बापू? साल भर मेहनत करने के बाद आम के पेड़ों पर फल आते हैं और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे साल भर का खर्च चलाना बहुत कठिन होता है। अब तो अपनी बेटी भी बड़ी हो चुकी है, हमें उसके बिया के लिए भी कुछ पैसे बचाने होंगे। हाँ पिंकी की माँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? हमारे पास तो दूसरा कोई काम है ही नहीं जिससे कोई अच्छी आमदनी हो। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 31 - 29 कितने होते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ और पिता के लिए भोजन लेकर अपने आम के बगीचे में जाती है। वहाँ पेड़ों पर कच्चे आम देखकर उसका मन कच्चे आमों को खाने के लिए होता है। अरे वाह मम्मा, इस बार तो पेड़ पर बहुत सारे आम आए हैं। मैं कुछ आमों को तोड़कर घर ले जाऊंगी और उन्हें गुड़ का रस लगाकर खाऊंगी। अच्छा, मेरी गुड़िया आम खाएगी। मैं अभी तुझे आम तोड़कर देती हूँ। अगले दिन सुंदरी कौवी की बेटी चंपा कौवी उसके घर आती है और टुनटुनी से 5 किलो कच्चे आम मांगती है। टुनटुनी आंटी, अरे ओ टुनटुनी आंटी, मेरी माँ ने 5 किलो कच्चे आम मंगाए हैं, ये लीजिए उसके पैसे। चंपा बेटी, तुम्हारी माँ इतने सारे कच्चे आमों का क्या करेगी? वो आंटी, मम्मा ना कच्चे आमों का मुरब्बा बनाएंगी। आपको नहीं पता, कच्चे आमों के मुरब्बे शहर में बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं, इसलिए मेरी मम्मा घर पर ही आम का मुरब्बा बनाती है, जिसे हम लोग साल भर रोटी के साथ खाते हैं। चंपा के मुँह से ये बातें सुनकर टुनटुनी सोचने लगती है, क्यों ना मैं भी कच्चे आमों से मुरब्बा बनाकर शहर में बेचूं, मुझे भी इससे अच्छी आमदनी होने लगेगी। टुनटुनी चिड़िया तुरंत सुंदरी के घर जाती है। सुंदरी बहन, मैंने सुना है तुम कच्चे आमों से स्वादिष्ट मुरब्बा बनाती हो। मैं वही सीखने तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझे भी आम का मुरब्बा बनाना सिखा दोगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है टुनटुनी, मैं अभी तुम्हें मुरब्बा बनाना सिखा देती हूँ। सुंदरी टुनटुनी को आम का मुरब्बा बनाना सिखा देती है। टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आती है और कच्चे आमों को मुरब्बा बनाती है। रात को बंटी कबूतर खाने बैठता है, तब टुनटुनी से रोटी के साथ आम का मुरब्बा देती है। अरे वाह टुनटुनी, ये तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। क्यों ना हम लोग ऐसे ही आम का स्वादिष्ट मुरब्बा बनाकर शहर में बेचना शुरू कर दें। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली जी। मैं भी यही सोचकर सुंदरी बहन से आम का मुरब्बा बनाना आज ही सीख कर आई हूँ। अगले दिन टुनटुनी ढेर सारा आम का स्वादिष्ट मुरब्बा बनाती है और बंटी कबूतर उसे लेकर बाजार में बेचने के लिए जाता है। मुरब्बा, आम का मुरब्बा, आम का खट्टा मीठा मुरब्बा ले लो, कच्चे आम का मुरब्बा ले लो। अरे ओ मुरब्बे वाले भैया, जरा इधर तो आना, मुझे आम का खट्टा मीठा मुरब्बा देना।
ये लो बहन जी, आम के खट्टे मीठे मुरब्बे। ये घर का बना स्वादिष्ट मुरब्बा है, एक बार खाएंगे तो बार बार खरीदेंगे। शाम होते होते बंटी के सारे आम के मुरब्बे बिक जाते हैं। वो खुशी खुशी अपने घर आता है। धीरे धीरे उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। फिर टुनटुनी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। आम का मुरब्बा ले लो, स्वादिष्ट चटपटा आम का मुरब्बा ले लो, खट्टा मीठा मुरब्बा ले लो, एक बार खाओगे तो हिमालय के जंगल में सेठ कड़कनाथ अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहते थे। उनका बेटा शहर में नौकरी करता था। सेठ कड़कनाथ की बहू टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी। एक दिन सेठ अपने नौकर बिरजू से कहते हैं, अरे बिरजू, तेरी नजर में कोई काम करने वाली हो तो बताना। बहू से घर के कामकाज नहीं हो पाते। अंडे देने का समय करीब आ गया है। ऐसे में कोई सहारा मिल जाए तो बहू को थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ मालिक, है ना, मेरी पत्नी घर में खाली बैठी रहती है, वही बहू रानी के काम कर दिया करेगी। मैं कल ही उसे बुला लाऊंगा। अरे बिरजू भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी पत्नी है तो मुझे उसके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करनी पड़ेगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 99 - 89 कितने होते हैं। अगले दिन बिरजू अपनी पत्नी रसीली तोती को घर लेकर आता है। बहू रानी, ओ बहू रानी, ये रही हमारी पत्नी रसीली, इसको काम समझा दो, मैं जा रहा हूँ। हाँ बिरजू, तुम जाओ, अपना काम करो, मैं रसीली को काम समझा देती हूँ। बिरजू वहाँ से चला जाता है। मैम साहब, आपका ये घर कितना बड़ा है, बिल्कुल राजा महाराजा के महल जितना बड़ा है। हाँ रसीली, इसे मेरे दादा ससुर जी ने बनवाया है। फिर टुनटुनी चिड़िया रसीली तोती को किचन का सारा काम समझा देती है। मालकिन, अब आप जाकर आराम करिए, तब तक मैं सारा काम निपटा कर आती हूँ। इस तरह समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी अंडे की देखभाल अच्छी तरह से करने लगती है। आज परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे क्योंकि अंडे से बच्चा बाहर आने वाला था। शाम होते होते उस अंडे से एक सुंदर सा बच्चा बाहर आता है। अरे मैम साहब, ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, आपके ऊपर गया है, इसकी चोंच तो बिल्कुल आपकी तरह है। रसीली, लेकिन इसकी आंखें इसके पापा पर गई हैं। इस तरह से सभी बच्चे को प्यार करने लगते हैं। एक दिन रसीली तोती की सास गांव से अपने बेटे बिरजू के घर आती है, पर घर में बेटे बहू को न पाकर वो सेठ कड़कनाथ के घर आती है। टुनटुनी चिड़िया का घर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। घर आकर वो अपनी बहू रसीली से कहती है, अरे ओ रसीली बहुरिया, ये सेठ तो बहुत धनी लागत है हमका। हमारे दिमाग में एक विचार आ रहा है जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। कैसे अम्मा जी? तू हमारी बात ध्यान से सुन। सेठ का पोता चुरा कर हम उसे किसी मालदार पार्टी को बेच देंगे जिससे हमें अच्छी कीमत मिलेगी। वाह अम्मा जी, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। तो ठीक है बहुरिया, कल से ही हम दोनों काम पर लग जाते हैं। अगले दिन सुंदरी कौवी एक निसंतान दंपति से 10 लाख में उस बच्चे का सौदा तय कर लेती है और मौका देखकर दोनों सास बहू सेठ के पोते को चुरा लेती है। बच्चे को घर में न पाकर घर में कोहराम मच जाता है। अरे बिरजू रसीली, बच्चा चोरी हो गया, कहाँ हो तुम दोनों? तुम दोनों के रहते बच्चों को कौन चुरा सकता है? तुम कहाँ थी रसीली? तुम्हें तो हमने बच्चों की देखभाल करने के लिए रखा था। मालिक, वो मुन्ना रो रहा था, मैं दूध लेने किचन में गई थी। जब दूध लेकर बाहर आई तो बच्चा नहीं था। हमारी कोई गलती नहीं सरकार। धीरे धीरे रात हो जाती है। रसीली और सुंदरी बच्चे को अपने घर में छिपा देती है। उधर बच्चा न मिलने के चलते टुनटुनी रोए जा रही थी। मुझे मेरा बच्चा ला दो, कोई मेरे बच्चे को ला दो। कौन मेरा दुश्मन है जो मेरे बच्चे को ले गया? बाबूजी, बाबूजी, कहीं से भी मेरे बच्चे को ढूंढ कर ला दीजिए, उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती।
कड़कनाथ जंगल पुलिस में शिकायत करता है। पुलिस उसे विश्वास दिलाती है कि वो टुनटुनी के बच्चे को सही सलामत खोज लेंगे। रसीली और सुंदरी बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। कई महीने बीत जाते हैं। आखिरकार एक दिन वो बच्चे को जब बेचने जा रही होती है, तभी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। टुनटुनी चिड़िया को उसका बेटा सही सलामत मिल जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिमला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बूढ़े ससुर के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति एक नंबर का आलसी था, लेकिन उसका ससुर लाला कबूतर बहुत ही मेहनती था। बुढ़ापे में भी घर का सारा बोझ उसी के कंधों पर था। वो बाजार में ठेला लगाता था और कचौड़ी सब्जी बेचा करता था। एक दिन लाला कबूतर अपने बेटे कालू से कहता है, बेटा कालू, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। दिन भर काम करके मैं थक जाता हूँ। तुम शादीशुदा हो, तुम्हें भी घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए। अकेले मुझसे दिन भर ठेले पर खड़ा नहीं हुआ जाता। पिताजी, आपको तो बस बहाना मिलना चाहिए। आपको तो पता है मुझे ठेले पर आपकी तरह कचौड़ी सब्जी बेचना अच्छा नहीं लगता है। मैं तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस करूँगा। अरे करम जले, ख्वाब तो बड़े बड़े देखता है। ये नहीं जानता कि तू कितना आलसी है। जिंदगी भर घर में पड़ा पड़ा सपना ही देखता रहेगा, या कुछ करके दिखाएगा भी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 56 डिवाइडेड बाय 9 कितने होते हैं। अपने पति के निकम्मेपन को टुनटुनी चिड़िया जानती थी। वो अपने ससुर से कहती है, पिताजी, इन्हें रहने दीजिए। कल से मैं आपके साथ कचौड़ी सब्जी बेचने चलूंगी। आपका साथ मैं दूंगी। टुनटुनी बहू, ये तू क्या कह रही है? भला तू कैसे बाजार में जाकर सब्जी कचौड़ी बेचेगी? तू ही घर की बहू है। बेटे के होते हुए तू काम करेगी। सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे। पिताजी, जिसे जो कहना है वो तो कहेगा ही। आप ज्यादा सोचना बंद करिए। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है बहू, तुम्हारी ये मर्जी है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगले दिन से टुनटुनी अपने ससुर कबूतर के काम में हाथ बटाने लगी। उसकी दुकान पर मुखिया तोता राम आता है। अरे वाह टुनटुनी, तुम और आज यहाँ। ये तूने बहुत अच्छा किया लाला, जो बहू को मदद के लिए ले आए। अच्छा बहू, आज मुझे सब्जी की जगह कुछ नया बना कर खिलाओ। ठीक है मुखिया जी, आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए। मैं आपको कुछ अच्छा बना कर खिलाती हूँ। थोड़ी देर पर टुनटुनी 2 मिनट में मैगी बनाती है और उसे एक छोटे से मटके में डालकर मुखिया को खाने के लिए देती है। अरे वाह 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 बहू, मैगी की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ मुखिया जी, मैंने मटका मैगी बनाई है। मुझे विश्वास है इसे खाकर आप खुश हो जाएंगे। मुखिया मैगी खाने लगता है। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है बहू। अरे तुम्हारी बहू ने तो बहुत ही स्वादिष्ट मटका मैगी बनाई है। अपनी कचौरी सब्जी की दुकान बंद करके मटका मैगी बेचना शुरू करो। देखना तुम्हारी आमदनी दुगनी हो जाएगी, दुगनी। मुखिया के मुंह से मटका मैगी की तारीफ सुनकर कई पक्षी मटका मैगी खाने आते हैं। अरे ओ बहन, मुझे मसाला मटका मैगी देना। अरे बेटा, मुझे भी मटका मैगी देना। मैं भी तो खाकर देखूं इसका स्वाद कैसा है। पहले ही दिन मटका मैगी की अच्छी कमाई हो जाती है। ये देखकर लाला कबूतर बहुत खुश हो जाता है। बहू, तुम लक्ष्मी हो लक्ष्मी। तुम्हारे कदम दुकान में पड़ते ही कमाई दुगनी हो गई है। बाजार से अभी और मैगी के पैकेट खरीद कर लाता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, और लौटते समय रसीली तोती के घर से छोटे छोटे मटके भी लेते आइएगा। लाला कबूतर मैगी के पैकेट खरीदकर तोती के घर जाता है। मुझे 100 छोटे मटके चाहिए। ये लो एडवांस पैसे। जितना है मटका उतना मुझे भी दे दो, बाकी घर पे पहुंचा देना। अरे भैया, ये तो कमाल हो गया। मैं तो अपने धंधे से निराश हो चुकी थी। सोचा था मिट्टी के मटके बनाना छोड़ दूंगी, पर आपकी बहू टुनटुनी ने तो कमाल कर दिया। मुझे भूखे मरने से बचा लिया। ये 50 मटके तैयार है। बाकी के मैं तैयार करके आपके घर अभी पहुंचा देती हूँ। लाला कबूतर मटका मैगी लेकर घर पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी को मटका मैगी बेचकर पैसा कमाता देख कालू का ज़मीर जाग जाता है और वो एक दिन दुकान पर पहुंचकर कहता है,
मुझे माफ कर दो, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बस काम करने की लगन होनी चाहिए। मुझे समझ आ चुका है, मैं भी अब पिताजी के काम में हाथ बटाना चाहता हूँ। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। हमारी मटका मैगी की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमें कुछ पक्षियों की आवश्यकता है। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इस तरह टुनटुनी खुशी खुशी मटका मैगी बेचकर अपने परिवार के साथ रहने लगती है। अलीगढ़ के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा बर्गर बेचा करता था। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। हे भगवान, कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। घर का राशन भी खत्म हो चला है और आज मैं बर्गर बेचने नहीं गया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चों के लिए बर्गर बेचने जाना ही होगा। टुनटुनी, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं बर्गर बेचने जा रहा हूँ। बर्गर बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं घर का राशन लेता हूँ। इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे जी? मत जाओ, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। कौन तुमसे बर्गर खाने के लिए आएगा? तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 600 + 600 कितने होते हैं। मुझे मत रोको टुनटुनी, कई दिनों से घर पर बैठा हूँ, एक पैसा आमदनी नहीं हुई। अब नहीं जाऊँगा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इतना कहकर कालू कौवा अपनी बर्गर का ठेला लेकर चला जाता है। जंगल में चारों तरफ पानी ही पानी था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। बर्गर ले लो, बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर ले लो। अरे यो कालू भैया, इतनी बारिश में बर्गर बेच रहे हो, जरा मुझे गर्मा गर्म बर्गर खिलाना। हाँ रसीली भाभी, अभी आपको गर्मा गर्म बर्गर खिलाता हूँ। कालू भैया, आपको पानी में डर नहीं लगता? चारों तरफ जंगल में पानी भरा हुआ है, कहीं डूब गए तो क्या होगा तुम्हारे परिवार का? क्या करूँ भाभी, कई दिनों से घर पर बैठा हूँ, मेरी मजबूरी है। घर का सारा राशन खत्म हो चला है। पापी पेट को भरने के लिए आंधी हो या तूफान, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। कालू को एक बार फिर से आवाज लगाता है, बर्गर ले लो, बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर ले लो, बर्गर। बारिश का मौसम था, जिसके चलते कालू कौवे के सारे बर्गर जल्दी ही बिक जाते हैं। कालू कौवा बहुत खुश था। वो उन पैसों से अपने घर का राशन खरीदता है और घर की तरफ चल देता है। लेकिन रास्ते में ज्यादा पानी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। उसका सारा सामान पानी में बहने लगता है। वो उन सामानों को पकड़ने के लिए पानी में इधर उधर जाने लगता है। पकड़ो पकड़ो मेरे राशन को, सारा सामान पानी में बह गया। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? कालू को अपने सामान को पकड़ते पकड़ते काफी दूर बहकर चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए, लेकिन कालू कौवे का कहीं आता पता नहीं था। टुनटुनी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। पिंकी के बापू, कहाँ हो पिंकी के बापू? जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर रसीली तोती सुंदरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी उन्हें सारी बात बताती है। तुम पागल हो गई थी क्या टुनटुनी? चारों तरफ जंगल में पानी भरा हुआ है, ऐसे में कालू को बर्गर बेचने क्यों जाने दिया तुमने? सब तुम्हारी गलती है। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अचानक से टुनटुनी का घर टूट जाता है और पानी में गिर जाता है। वो अपनी बेटी के साथ पानी में गिर जाती है। तभी एक बाबा बाघ उसकी बेटी और टुनटुनी को बचा लेता है। फिर उन दोनों की ऊंची जगह पर ले जाता है। वहाँ पहले से कई पक्षी भी मौजूद थे, उन्हीं में टुनटुनी का पति भी था। टुनटुनी अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आप और यहाँ, मैंने तो आपकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं राशन लेकर घर लौट रहा था, तभी तेज पानी मुझे अपने साथ बहा कर ले गया। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर टुनटुनी बारिश की गीली मिट्टी से अपना घर ऊंचे पेड़ पर बनाती है। फिर टुनटुनी का पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगता है। टुनटुनी चिड़िया अपने
3 बच्चों के साथ हिमाचल में रहती थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जियों की खेती किया करती थी। इस बार सभी पक्षी अपनी अपनी फसल देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर गया। अचानक रात में बहुत तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, बिन मौसम इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर ये बारिश जल्दी नहीं रुकी तो खेत में पानी भर जाएगा और सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। हमने क्या क्या सपने देख रखे थे। ऐसा लगता है कि अब एक भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ऊपर वाले ने पता नहीं हमारे बच्चों की किस्मत में क्या लिखा है टुनटुनी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 750 डिवाइडेड बाय 7 कितने होते हैं। दोनों पति पत्नी रात भर अपने बच्चों के साथ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। अगले दिन जब टुनटुनी का पति कालू कौआ अपने खेत में जाकर देखता है तो सारी सब्जियां पानी में बह चुकी थी। कालू कौआ उदास मन से अपने घर आता है। टुनटुनी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अपने खेत में पानी भर चुका है, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तीनों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुनो जी, बच्चों ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। उनके लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। मैं क्या करूं टुनटुनी, बारिश इतनी तेज है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता। थोड़ा बच्चों को पानी पिलाकर उन्हें चुप कराओ और बारिश को कम होने दो, फिर मैं भोजन का इंतजाम करता हूँ। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तब कालू को भोजन की तलाश में अपने घर से बाहर निकलता है। तुम बच्चों को संभालो, चारों तरफ पानी भरा है। बच्चों को बाहर निकलने मत देना, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। काफी देर तक कालू कौआ भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे भोले बाबा मिलते हैं जो अपनी तपस्या में बैठे होते हैं। वहीं एक काला नाग उन्हें काटने आ रहा था। कालू को अपनी जान की फिक्र न करते हुए उस सांप से बाबा को बचा लेता है। बहुत खूब बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, बारिश में हमारी सारी फसल खराब हो गई। हमारे पास भोजन के लिए पैसे नहीं है। तथास्तु पुत्र, ये लो जादुई नोट। इस नोट को अपने खेत पर जाकर जमीन में दबा देना, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। कालू उस जादुई नोट को उठाकर अपने घर लेकर आता है। पापा आ गई, पापा आ गई। पापा, हम लोगों के लिए क्या लेकर आए हो? बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाने को दो। टुनटुनी, बहुत तलाश करने के बाद भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? ना पैसे है ना अन्न का एक दाना। टुनटुनी, मुझे एक बाबा मिले थे, उन्होंने ये जादुई नोट दिया है और जमीन में दबाने को कहा है। अगले दिन जब बारिश रुकती है तब टुनटुनी उस जादुई नोट को खेत में बो देती है। कुछ दिनों बाद जब दोनों पति पत्नी अपने खेत में वापस जाते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जहाँ पर उन्होंने जादुई नोट को बोया था वहाँ पर कई पैसों के पेड़ उगाए थे और उन पर 500 के नोट लगे हुए थे। अरे टुनटुनी, ये क्या? अरे अपने खेत में पैसों के पेड़ कहाँ से आ गए? कालू जी, ये सब आपके कर्मों का फल है। अगर आप उस दिन बाबा की मदद न करते तो आज हमें ये पैसों का पेड़ नहीं मिलता। फिर दोनों पति पत्नी पैसों को तोड़ते हैं और उन्हें ले जाकर बाजार से कुछ खाने को लाते हैं, जिससे उनकी और उनके बच्चों की भूख मिट जाती है। दोनों पति पत्नी पैसों की खेती करके अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।